बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आजकल हम बहुत सी चीज़ें इंडस्ट्रियल स्केल में प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि इंसुलिन का फॉर्मेशन होना, बहुत सारे ऐसे जीन हैं, एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन करना। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम इंडस्ट्रियल स्केल में प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर मैं आज से बहुत साल पहले की बात करूं तो हमारे पास ऐसी टेक्निक्स नहीं थी जिसका यूज़ करके हम कोई भी चीज़ को बहुत इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोड्यूस कर पाते थे। बस हमें क्या करना पड़ता था, हम सिर्फ और सिर्फ कुछ लिमिटेड अमाउंट ही प्रोड्यूस कर सकते थे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेचुरल बिहेवियर पर ही डिपेंड रहना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलपमेंट करता गया, हमें नई नई टेक्निक्स का पता चलता गया और इन टेक्निक्स का पता करने के बाद हमें बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स मिली जिनका यूज करके हम मन चाहे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष एंड यू आर वाचिंग शॉर्ट एंड सिंपल, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि बायोलॉजी बेसिकली आपके क्लास 12th का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 बायोलॉजी का, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लुक इनटू द टॉपिक। पहले हम समझते हैं बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स या प्लांट्स या सेल, इनमें से किसी भी चीज का यूज करके हम ऐसे प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्रियल स्केल में प्रोड्यूस करते हैं जो ह्यूमन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी हमें एक ऐसा मेथड देता है जिसकी मदद से हम इनमें से किसी भी चीज का यूज करके एक इंडस्ट्रियल स्केल में प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने मतलब का प्रोडक्ट। ठीक है, सो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम ये करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारा पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है बायोटेक्नोलॉजी का वो ये है कि हमें ह्यूमन के लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने हैं एट ए इंडस्ट्रियल स्केल। बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है तो हमारे पास लैंड स्कार्सिटी होती जा रही है। लैंड हमारे पास इतना है नहीं, तो सपोज करो एग्रीकल्चर फॉर्म्स हमारे इतने छोटे हो गए, एग्रीकल्चर लैंड इतने कम हो गए कि हम उतने कम लैंड पे, और जबकि हमारी सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियंस के पास है। तो जब इतना पॉपुलेशन है तो इतने पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हम उस छोटे से फार्मिंग लैंड पे इतना फार्म प्रोड्यूस नहीं कर सकते कि वो सबको फीड कर पाए। तो हमने क्या ढूंढा, बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया। आपने ग्रीन रेवोल्यूशन का यूज नाम सुना होगा, तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है। तो इस ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या किया था कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हमने ऐसे राइस का प्रोडक्शन किया था जो कम एरिया में ज्यादा प्रोड्यूस हो और न्यूट्रिएंट वैल्यू भी उसकी बढ़ी हुई हो। तो बायोटेक्नोलॉजी हमें क्या देता है, एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करता है जिसका यूज करके हम मतलब ह्यूमन के यूजफुल प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्रियल स्केल में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनिशियली क्या होता था, जब बायोटेक्नोलॉजी का साइंटिफिक इवोल्यूशन हमें नहीं पता था, तो इनिशियली जो हमारे प्रिमिटिव्स थे यानी जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो क्या करते थे, जैसे सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन हुआ तो हम क्या करते थे, जो बैक्टीरिया है उसके नेचुरल कैपेसिटी पे डिपेंड रहना पड़ता था, क्योंकि हम उतना ज्यादा इवॉल्व नहीं हुए थे, साइंस हमारी इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी कि हम सबको इतना अच्छे से मतलब कि उसका एग्जॉस्शन कर सके, उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सके। लेकिन जैसे जैसे हमारा साइंस डेवलप होता गया, हमें कुछ ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स का पता चलता गया जिसमें हम क्या कर सकते थे, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, प्लांट्स का, एनिमल का, सेल्स का, इनके एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज का यूज करके हम अपने मतलब की चीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जो सबसे ज्यादा अच्छी डेफिनेशन जो आपको मानने हैं, जो ज्यादा एडमिसिबल है, वो है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कहा है कि बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ बोथ नेचुरल साइंसेज और ट्रेडिशनल साइंसेज विद द ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्लांट पार्ट्स और देयर पार्ट्स। ठीक है, यानी कि नेचुरल साइंस और जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स का हो, एनिमल्स हो, उन सब का एक कंबाइंड इंटीग्रेशन है, यानी उन सब को यूज करके एक ऐसे प्रोडक्ट को बनाना जो ह्यूमन के लिए यूजफुल हो।
यानी अगर मैं दोबारा से इसको और सिंपल टर्म्स में अगर आप एक्सप्लेन करूं तो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एक इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन का मतलब मिक्सचर है ट्रेडिशनल साइंसेस का। ट्रेडिशनल साइंसेस का मतलब जैसे कि आपने देखा होगा घरों में हमें दही जमाना हो तो हम क्या करते हैं, जवावन लेके आते हैं, दूध के अंदर डाल देते हैं और दही जम जाता है हमारा। तो ये क्या है, हमारा ट्रेडिशनल साइंसेस है। और उसको हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मान लो दूसरे बैक्टीरिया है, उनका यूज करके उसी चीज को एक इंडस्ट्रियल स्केल में प्रोड्यूस करें ताकि वो ह्यूमन के लिए यूजफुल हो। सिंपल सी टर्म्स, ठीक है। तो ये क्या है, आपका बायोटेक्नोलॉजी है। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में होता क्या है, पहले हम सिंपल क्या करते थे, ट्रेडिशनल साइंसेस यूज करते थे, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में आजकल जो हम यूज करते हैं वो करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या है बच्चों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसको हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का मेन प्रिंसिपल क्या है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो लेट मी फर्स्ट इरेज होल दिस, देन आई विल गो टू द प्रिंसिपल। हम बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम किस प्रिंसिपल का यूज करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा करते क्या है, कौन सा मेन बेसिक प्रिंसिपल है। तो अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल के बारे में बात करूं कि कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास मेनली 2 कोर प्रिंसिपल है। सो इट इंक्लूड्स 2 कोर प्रिंसिपल। तो यहां पर हमारे पास 2 कोर प्रिंसिपल्स हैं। पहला कोर प्रिंसिपल की बात करें तो यह है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या है बच्चों, जेनेटिक इंजीनियरिंग। फर्स्ट कोर प्रिंसिपल क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसको अभी मैं डिस्क्राइब करता हूं। और दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। ये 2 कोर प्रिंसिपल है। इन दोनों का क्या मतलब होता है उसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो अगर मैं बात करूं जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक का मतलब क्या होता है, आपके जीन से रिलेशन, यानी आपके डीएनए से रिलेशन। और इंजीनियरिंग तो जानते ही हैं बच्चों, इंजीनियर लोग करते क्या है, तोड़ फोड़ काट पीट। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हमें क्या करना है, जो हमारा डीएनए है हमारा या किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या किसी दूसरे प्लांट का, जैसे सपोज करो कि एक ऐसा प्लांट है, हम इसको ऐसा समझते हैं, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो हमारे पास 2 मैंगो ट्रीज हैं, ठीक है। एक मैंगो ट्री क्या है, उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, यानी इसके अंदर क्वांटिटी बहुत ज्यादा मिलती है, बट इसका टेस्ट बहुत ज्यादा वर्स्ट है, यानी इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन इसकी क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। दूसरा मैंगो ट्री हमारा क्या है, इसकी क्वांटिटी बहुत कम है बट इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि इसके पास टेस्ट का जीन निकाल लेते हैं, इसका क्या कर रहे हैं, इसका टेस्ट का जीन निकाल लिया और इसका क्वांटिटी का जीन निकाल लिया। दोनों को आपस में हमने दोनों जीन को मिक्स कर दिया। तो जब दोनों जीन को मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद जब हम एक नया प्लांट ग्रो करेंगे, अब ये जो नया प्लांट ग्रो करेंगे इसके अंदर क्वांटिटी भी बड़ी होगी और टेस्ट भी काफी अच्छा होगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली ऑल्टर करता है आपके जीन को। यानी अगर मुझे कोई जीन को ऑल्टर करना है, हम जैसे कि हमने यहाँ पे जीन को ऑल्टर किया कि यहाँ पर टेस्ट का जीन सही नहीं था, क्वांटिटी अच्छा था, यहाँ पे क्वांटिटी कम था, यहाँ टेस्ट अच्छा था, तो दोनों जीन को हमने क्या कर दिया ऑल्टर कर दिया। तो जब दोनों जीन को हम ऑल्टर करते हैं तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग नथिंग बट टू ऑल्टर द जेनेटिक मटीरियल। नेक्स्ट बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब होता है एनवायरमेंट, यानी सपोज करो जो आपने यहाँ पर ऑल्टर करके एक जीन बनाया है, अब उस जीन को आपको ग्रो भी तो करना है। उस जीन को ग्रो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना हो जो कि कैसा हो, स्टेराइल हो। स्टेराइल क्यों हो, क्योंकि अगर सपोज करो ये प्रोसेस काफी कॉस्टली और काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है।
अगर आपने इसको एक ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो कर किया जहां पे ऑलरेडी कुछ ऐसे इन्फेक्टेड बैक्टीरिया हैं, तो वो क्या करेंगे, आपके पूरे इस एनालॉग को डिस्ट्रॉय कर देंगे, खराब कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है जो कि स्टेराइल हो, वहां पर कोई भी मतलब कि इन्फेक्टेड बैक्टीरिया प्रेजेंट ना हो, ताकि वो हमारे इस पर्टिकुलर चीज को डिस्ट्रॉय कर दे, हम यहाँ पर अपने डिजायर्ड चीजों को ग्रो कर सकें। तो ये क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यानी दो कोर प्रिंसिपल है, फर्स्ट वन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा क्या है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज होता है। तो हमारा पहला टॉपिक क्या होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले लेट मी इरेज ऑल दिस, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है और इसके अंदर कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स का हम यूज करते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे डिफरेंट जीन्स है, जैसे सपोज करो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, उनके दो डिफरेंट जीन्स है, उनको क्या किया, कट किया दोनों से, उसको आपस में हमने पेस्ट किया, उसको ऐड किया लाइगेज की एंजाइम की मदद से और एक अपने मन पसंदीदा प्रोडक्ट को बना दिया। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स कटिंग ऑफ डीएनए एंड लाइगेट देम टुगेदर टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड प्रोडक्ट, यानी अपने डिजायर्ड जीन को काट के एक नए प्रोडक्ट को बनाने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन से टूल्स का यूज होता है। तो सबसे पहले जो टूल्स होता है, पहला टूल है एंजाइम्स का। एंजाइम्स का यूज क्यों होता है, क्योंकि डीएनए को निकालना, डीएनए को जोड़ना, काटना, सारा काम कौन करता है, एंजाइम करता है। अभी एंजाइम को हम डिटेल करेंगे कौन कौन से एंजाइम इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद एक हमें चाहिए वेक्टर, ठीक है। वेक्टर का काम क्या होता है, जो हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको मल्टीप्लाई करवाएगा, ग्रो करवाएगा। उसके बाद हमें एक चाहिए पैसेंजर डीएनए, पैसेंजर डीएनए, ठीक है। और लास्ट हमें क्या चाहिए, एक होस्ट चाहिए। तो इतनी चीजें हमारे टूल्स रिक्वायरमेंट होती हैं। फर्स्ट वन इज एंजाइम, वेक्टर, पैसेंजर डीएनए एंड होस्ट। तो ये सारी चीजें हमें, ये टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। तो हम वन बाय वन डिटेल करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एंजाइम्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। तो लेट मी इरेज दिस। तो अब बात करते हैं एंजाइम्स के बारे में कि कौन कौन से एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो सबसे पहला एंजाइम है लाइसिंग एंजाइम। लाइसिंग एंजाइम, लाइसिंग एंजाइम का काम क्या होता है, सपोज कीजिए ये आपके पास एक सेल है, ठीक है। तो सेल है तो आप जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो आपके न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो अगर मुझे ये न्यूक्लियस के अंदर से डीएनए चाहिए तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और सेल के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एंजाइम जो सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है या उसको लाइगेज करता है, उसको काटता है, ऐसे एंजाइम को क्या बोलते हैं, लाइसिंग एंजाइम बोलते हैं। तो अगर हम मान लीजिए बैक्टीरिया से निकाल रहे हैं तो बैक्टीरिया के केस में इसके सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं लाइसोजाइम। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, लाइसोजाइम। ये एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है जो बैक्टीरियल सेल वॉल को डिसॉल्व करता है। अगर वही सपोज कीजिए फंजाई से हम निकाल रहे हैं, अगर मान लो कि जो हमारा डिजायर्ड मतलब डीएनए है वो फंजाई में है, तो फंजाई से निकालने के लिए जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी उसको क्या बोलेंगे, काइटिनेज। इसको क्या बोलेंगे, काइटिनेज, ठीक है। अगर जनरली प्लांट से निकाल रहे हैं, अगर मान लो कि प्लांट से हमें निकालना है, तो प्लांट से निकालने के लिए, क्योंकि जानते हैं प्लांट का सेल वॉल किससे बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, सेल्यूलेज।
तो ये सेल्यूलेज एंजाइम की मदद से हम इनके सेल वॉल को रप्चर करेंगे। तो जिन एंजाइम से हम सेल वॉल को रप्चर करते हैं ऐसे एंजाइम को हम बोलते हैं लाइसिंग एंजाइम। तो यहां तक बच्चों क्लियर हो गया होगा आपको। सेकंड एंजाइम की बात करते हैं तो सेकंड एंजाइम होता है आपका क्लीविंग एंजाइम। सेकंड कौन सा एंजाइम होता है बच्चों? क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम का क्या मतलब होता है? अब मान लीजिए आप सेल के अंदर एंटर कर लिया, आपने डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो अब डीएनए का पूरा डीएनए हमारे लिए यूजफुल नहीं होता। डीएनए का हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक पोर्शन ही हमारे लिए यूजफुल होता है। तो इस स्पेसिफिक पोर्शन को काटने के लिए हमें जिन एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको बोलते हैं क्लीविंग एंजाइम। तो क्लीविंग एंजाइम बच्चों किसके लिए यूज होता है? डीएनए के लिए। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, सीडी आप जानते हो बच्चों, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो यानी क्लीविंग एंजाइम किसके लिए यूज करना है? डीएनए के लिए यूज करना है। तो आप इसको, ये मेनिमोनिक्स है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगर क्लीविंग एंजाइम होगा सीडी, मतलब क्लीविंग एंजाइम डीएनए के लिए यूज करना है। तो क्लीविंग एंजाइम के भी फर्दर टाइप्स होते हैं। तो क्लीविंग एंजाइम का सबसे पहला टाइप होता है एक्सोन्यूक्लिएज। क्या होता है बच्चों? एक्सोन्यूक्लिएज। एक्सो का मतलब होता है बाहर। एक्सो वर्ड का मतलब हम क्या करते हैं? एक्सो मतलब बाहर की चीजें। जैसे मान लो ये हमारा डीएनए है, ऐसा डीएनए मान लेते हैं, तो ये जो इसके एंड्स होते हैं ये बाहर वाले एंड्स होते हैं। तो अगर डीएनए को मुझे बाहर से काटना हो, बाहर से मुझे कहीं से काटना हो, तो जिन एंजाइम का यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम। डीएनए को बाहर से काटेंगे, ठीक है। दूसरा एंजाइम क्या होगा बच्चों? एंडोन्यूक्लिएज। सही, बिल्कुल सही। दूसरा एंजाइम होगा हमारा एंडोन्यूक्लिएज। एंडोन्यूक्लिएज का काम क्या होता है कि आप जैसे सपोज बाहर से तो काट दिया, अगर सपोज करो मुझे अंदर से काटना हो डीएनए, मैं बाहर से नहीं काटना चाहता, जो मेरा जीन है वो अंदर है, तो अंदर से काटने के लिए क्या करेंगे? जिन एंजाइम्स का यूज करते हैं डीएनए को अंदर से काटने के लिए, ये एंडोन्यूक्लिएज बाहर से नहीं काट सकता और ये एक्सोन्यूक्लिएज अंदर से नहीं काट सकता। आपको ये ध्यान रखना है। तो हर एक एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो एंडोन्यूक्लिएज क्या करेगा? इसको बीच में अंदर से कहीं काटेगा, यानी साइड्स को छोड़ने के अलावा बीच में कहीं से काटना हो तो हम क्या यूज करेंगे? एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का यूज करते हैं। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो होता है, जो आपको बहुत डिटेल में हमें डिस्कस करना है, तो उसके लिए पहले मैं इसको इरेज करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, उसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है। क्यों? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या करता है? डीएनए को एक स्पेसिफिक रीजन पे काटता है और स्पेसिफिक रीजन में काटने के बाद वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पोर्शन को छोड़ देता है। जैसे मान लो कि ये मेरा एक डीएनए है, ठीक है, इस तरीके से डीएनए मैंने बना लिया। अब डीएनए में क्या होगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक स्पेसिफिक पोर्शन में काटेगा। इस तरीके से मान लो कि यहां से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटना स्टार्ट करेगा, तो डीएनए को इस तरीके से काटेगा, ऐसे काटेगा। तो जब ये इस तरीके से काटेगा तो आप देख पाओगे कि हमारा ये वाला जो एंड है वो कुछ बड़ा रह जाएगा और ये वाला एंड छोटा सा रह जाएगा। तो यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम है जो डीएनए को किसी एक स्पेसिफिक पोर्शन पे काटता है, जिसकी वजह से हमें एक जो स्ट्रैंड है सिंगल स्ट्रैंड मिल जाता है। ठीक है, ये क्या बन गया? सिंगल स्ट्रैंड बन जाएगा। और इस सिंगल स्ट्रैंड को हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स, जो कि हमें बाद में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो बच्चों इस टर्म को याद रखेंगे, इस एंड को क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड्स। ये स्टिकी एंड्स बाद में जब हम दूसरे किसी डीएनए को यहां पर ऐड करेंगे तो वो स्टिकी एंड्स पर ही जुड़ता है। ठीक है, आप सपोज करो ये तो काटने वाला एंजाइम हो गया। दूसरा एंजाइम है जोड़ने के लिए। क्लीविंग एंजाइम के बाद क्या आ जाएगा? डीएनए लाइगेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है? दो डीएनए को आपस में जोड़ने का काम करता है बच्चों। तो ये क्या हो गया? इसको जोड़ देगा। जैसे मान लो कि दो डिफरेंट हम डीएनए लेके आए, हम उसको जोड़ना भी तो है, तो फेविकॉल का काम कौन करेगा? डीएनए लाइगेज। ये फेविकॉल मान सकते हैं कि फेविकॉल की तरह काम करेगा। इसके अलावा हमारे पास दूसरे एंजाइम भी होता है, जैसे कि एल्कलाइन फॉस्फेटेज। क्या होता है बच्चों? थर्ड ये हो गया हमारा फोर्थ
और नहीं सही, एक्चुअली हम डिस्कस कर रहे थे सेकंड के 3 सब टाइप, उसके बाद हमने यहाँ पे थर्ड मानते हैं, ये थर्ड हमारा हो गया डीएनए लाइगेज, और हम फोर्थ बात कर रहे हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा डीएनए जब बनता है तो उसके अंदर 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन सा होता है? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो अगर मुझे फॉस्फेट ग्रुप को हटाना है, जनरली उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। यानी जब तीनों चीजें हों, कौन कौन सी? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट, जब ये तीनों चीजें ऐड होती है तो हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, और फॉस्फेट रिमूव हो जाता है तो न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। तो अल्कलाइन फॉस्फेट क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट को रिमूव करता है। ये क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड्स में से फॉस्फेट को रिमूव कर देता है। तो जब फॉस्फेट को रिमूव कर देगा तो बच्चों क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड्स बन जाएगा। ये बिल्कुल। तो हम आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर, पैसेंजर डीएनए और होस्ट कैसे फंक्शन करते हैं। तो बाकी की क्लास हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और प्लीज हिट सब्सक्राइब बटन एंड लाइक आवर वीडियो सो दैट इट जस्ट मोटिवेट अस कि हम आगे वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।